Guys, welcome to my new channel Nursing Basic Study, and I will start with the epilepsy in pregnancy. So epilepsy in pregnancy, so सबसे पहले हम लोग देखेंगे definition. तो definition क्या होता है? तो epilepsy can be defined as the group of disorder characterized by the abnormal electrical activity in the brain leading to the altered behavior which may manifest as the changes in the person consciousness, movement and action, and these physical changes are called the epileptic seizure, and the epilepsy is therefore sometimes called a seizure disorder. तो जो एपिलेप्सी है उसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? क्या है? एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है. ठीक है, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है जिसमें बहुत सारे एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो कि ब्रेन से निकलते हैं और ये हमारे बिहेवियर को अल्टर कर देता है. इसमें मैनिफेस्ट में हम लोग क्या क्या साइन देख सकते हैं? तो इसमें जो प्रेग्नेंट वुमेंस रहती है वो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगा, एंड मूवमेंट एबनॉर्मल मूवमेंट रहेगा, एंड एक्शन में भी उसके प्रॉब्लम रहेंगे. ठीक है, तो द फिजिकल चेंजेस आर, जो ये फिजिकल चेंजेस होते हैं जैसे कि मूवमेंट एंड एक्शन में, तो इसको क्या बोलते हैं? एपिलेप्टिक सीजर बोलते हैं. ठीक है, देन द एपिलेप्टिक इज देयर फॉर समटाइम्स कॉल्ड ए सीजर डिसऑर्डर. इस एपिलेप्सी को समटाइम्स क्या कह सकते हैं? सीजर डिसऑर्डर भी कह सकते हैं. तो ये था हमारा डेफिनेशन. फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि एपिलेप्सी के क्या क्या कारण हैं एक प्रेग्नेंट वुमेन्स में. ठीक है, तो सबसे पहले है हेड इंजरी, सेकंड है बर्थ ट्रॉमा, देन थर्ड है पॉइजनिंग, देन फोर्थ है इन्फेक्शन. तो वन बाय वन हम देखेंगे. तो सबसे फर्स्ट है हेड इंजरी. तो हेड इंजरी कैसे होता है? तो पीपल हु सस्टेन ए हेड इंजरी एज ए रिजल्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट, स्पोर्ट्स इंजरी, फॉल एंड एक्ट ऑफ वायलेंस में डेवलप द एपिलेप्सी. अगर प्रेग्नेंट वुमेंस के हेड में अगर किसी टाइप से इंजरी हो जाता है, जैसे कि मान लो ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट हो गया, या फिर स्पोर्ट्स इंजरी हो गई, या कहीं गिर गई, या फिर एक्ट ऑफ वायलेंस हो गया, तो ये हेड इंजरी कॉज करता है जिसके कारण एपिलेप्सी हो सकता है. ठीक है, तो ये पहला हमारा कारण था एपिलेप्सी होने का प्रेग्नेंट वुमेन्स में. देन हम सेकेंड देखेंगे बर्थ ट्रोमा. तो बर्थ ट्रोमा इन्फेंट who suffer a lack of oxygen during the birth may develop resulting damage to the brain electrical system. तो अगर प्रेग्नेंट वुमेन्स को अगर प्रेग्नेंट वुमेन्स अगर उसको एपिलेप्सी है, तो उस टाइम अगर इन्फेंट का डिलीवरी हो रहा है, तो अगर उसको बर्थ ट्रॉमा हो गया तो क्या कर सकते हैं? उसके में ऑक्सीजन अच्छे से सप्लाई नहीं हो पाएगा, जिसके कारण क्या हो सकता है? उसके इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी है जो ब्रेन में हो रहा है वो पूरा डैमेज हो जाएगी, जिसके कारण बच्चे को भी ये हो सकता है. ठीक है, देन है पॉइजनिंग. थर्ड है पॉइजनिंग, मतलब लेड पॉइजनिंग हैज़ एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ द एपिलेप्सी. अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेंस अगर कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या फिर कुछ वायलेंस के कारण अगर वो पॉइजनिंग ले ली, तो उसकी अगर वो लेड पॉइजनिंग है तो उसके कारण भी क्या हो सकते हैं? एपिलेप्सी कॉज हो सकता है. ठीक है, देन हमारा फोर्थ है इन्फेक्शन. तो इन्फेक्शन कैसे कॉज करेगा एपिलेप्सी? अगर इन्फेक्शन जैसे कि मान लो ब्रेन में मेनिंजाइटिस है, वायरल एनसेफेलाइटिस है, मम्स है, मीजल्स हैं एंड डिप्थीरिया, ये क्या करते हैं? ये जो है ब्रेन में इन्फेक्शन कॉज करते हैं. इसके कारण जो होता है हमारे नर्व्स में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रभाव होता है वो क्या हो जाता है? अफेक्ट हो जाता है. इसके कारण एपिलेप्सी हो सकता है. ठीक है, तो ये था हमारा 4 प्रमुख कारण कि क्या क्या कारण है एपिलेप्सी होने का इन प्रेग्नेंट वुमेन्स. ठीक है, तो सबसे पहले हेड इंजरी था, फिर बर्थ ट्रॉमा था, देन पॉइजनिंग था, देन इन्फेक्शन था. देन अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होंगे जब प्रेग्नेंट वुमेन्स को एपिलेप्सी होगी. तो सबसे पहले क्या होता है? ब्लंट ट्रॉमा. ठीक है, सबसे पहले उनकी ब्लंट ट्रॉमा सिम्टम्स दिखेगा. देन मिस कैरेज हो सकता है. अगर जिस समय डिलीवरी के टाइम पे अगर हो गया एपिलेप्सी तो मिस कैरेज भी हो सकता है. ठीक है, देन प्री मेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन. जो मेम्ब्रेन बिफोर द डिलीवरी, मतलब फर्स्ट स्टेज में वो रप्चर हो जाती है, लेकिन अगर एपिलेप्सी का केस है तो उस कारण वो पहले भी रप्चर हो सकती है मेम्ब्रेन. तो ये एक कारण है, मतलब ये लक्षण दिखते हैं जो एपिलेप्सी वाले वुमेन्स में, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन. देन है प्लेसेंटा एब्रप्शन. प्लेसेंटा एब्रप्शन क्या होता है? जो प्लेसेंटा, आप जानते होंगे कि ये प्लेसेंटा थर्ड स्टेज में रिमूव होता है जब आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी. लेकिन ये जो प्लेसेंटा अगर पहले ही अगर रिमूव सेपरेट हो गया फ्रॉम द अपर पार्ट्स ऑफ द यूट्रस से, तो ये क्या
क्या कॉज करता है, प्लेसेंटा एब्रप्शन, मतलब इसको प्लेसेंटा एब्रप्शन कहते हैं या फिर एब्रुप्टिया प्लेसेंटा भी कहते हैं। तो ये अगर एपिलेप्सी, अगर किसी वुमेंस को एपिलेप्सी है तो ये भी सिम्टम्स दिख सकते हैं प्लेसेंटा एब्रप्शन का, ठीक है। देन फिफ्थ है द इंडिकेट दैट द एंटी एपिलेप्टिक ड्रग यूज टू ट्रीट द एपिलेप्सी आर द मेजर कॉज ऑफ द फीटल डिफेक्ट लाइक द क्लैप पैलेट एंड द क्लैप लिप एंड कार्डियक डिफेक्ट एंड द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो जो प्रेग्नेंट वुमेंस रहती है अगर उसको एपिलेप्सी है तो वो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग लेती है। तो जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है वो क्या करता है, फीटस को अफेक्ट करता है। तो कैसे, क्या क्या डिफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि क्लैप लिप हो सकता है, क्लैप पैलेट हो सकता है, कार्डियक में डिफेक्ट हो सकता है या फिर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है। तो ये था हमारे क्लिनिकल फीचर्स जब प्रेग्नेंट वुमेंस के में एपिलेप्सी होगा तो ये सिम्टम्स दिखेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ एपिलेप्सी ऑन प्रेगनेंसी। तो इसमें क्या क्या इफ़ेक्ट होगा एपिलेप्सी का प्रेगनेंसी पे, ठीक है। तो इंसिडेंस ऑफ द फीटल माल फॉर्मेशन, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, ओलिगोहाइड्रामिनास एंड स्टिल बट इज इंक्रीज। तो जो बच्चे में अगर एपिलेप्सी वाली मदर है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है चांसेस क्या होने का, फीटस माल फॉर्मेशन होने का, आईयूजीआर मतलब इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन या फिर ओलिगोहाइड्रामिनास। ओलिगोहाइड्रामिनास मतलब जो एमनोटिक फ्लूइड है वो लेस देन 200 ml हो जाता है, ठीक है। एंड स्टिल बर्थ हो सकता है। देन द बर्थ डिफेक्ट आर इंक्रीज बाय द 2-fold। दिस कुड बी रिलेटेड टू द सिवियरिटी ऑफ द डिसीज विद इट्स जेनेटिक predilection and the also due to the hazards of the anti-convulsant drug। तो ये सिवियरिटी, ये जो मतलब ये जो इंसिडेंस है वो डिपेंड करता है कितना सिवियरिटी है डिसीज़, या इस पर भी डिपेंड करता है कि कितना जो एंटी कन्वर्जेंट जो ड्रग ले रहे हैं, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, वो कितना हजार्ड्स है बच्चे के लिए, ठीक है। देन ऑल द ड्रग आर implicated maximum with the phenotine and the least with the carbamazepine। The malformation include cleft palate, cleft lip and the mental retardation, cardiac abnormalities, then limb defect and the hypoplasia of the टर्मिनल phalanges, ठीक है। तो ये जो ड्रग है और मैक्सिमम क्या मतलब जो मैक्सिमम जो ड्रग अफेक्ट करता है वो क्या कौन होता है, फिनेटोइन, ठीक है। और जो लिस्ट कॉज होता है वो है कार्बामेजापिन। एंड जो मालफॉर्मेशन पहले ही बताई थी आपको क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि क्लैप लिप, क्लैप पैलेट, मेंटल रिटार्डेशन, कार्डियक एबनॉर्मलिटीज़ और लिम्ब डिफेक्ट और हाइपोप्लेजिया ऑफ द टर्मिनल फ्रेंचेस। मतलब जो फिंगर्स हैं बच्चे के उसमें क्या होता है, हाइपोप्लेजिया मतलब जो सेल्स रहेंगे वो बहुत कम प्रोडक्शन होंगे, ठीक है। तो इसमें फ्लैंजेस बनने में प्रॉब्लम भी होता है। फिर देखते हैं सोडियम वॉल्फ्रेट इज एसोसिएटेड विद द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। और अगर सोडियम वॉल्फ्रेट जो लेते हैं उसके कारण न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी हो सकता है बच्चे में, ठीक है। तो ये था हमारे इफ़ेक्ट कि एपिलेप्सी का इफ़ेक्ट क्या पड़ता है प्रेगनेंसी पे, उसके बच्चे पे क्या पड़ता है, तो ये था। देन हम नेक्स्ट देखेंगे मैनेजमेंट। तो हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं जब एपिलेप्टिक वाली प्रेगनेंसी है। तो द डोज ऑफ द ड्रग should be kept as low as possible to be monitored regularly from the serum level and the commonly used drug are। तो जो ड्रग दे रहे हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग उसको हमको कम से कम देना है, जितना कम हो सके उतना देना है, ताकि सीरम में इसका लेवल बहुत ज़्यादा कम रहे, क्योंकि ये ड्रग बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है बच्चे को भी और माँ को भी, ठीक है। तो हम लोग क्या दे सकते हैं, जैसे कि फिनोबार्बिटोन, फिनाइटोइन एंड कार्बामेजापिन एंड डायजेपाम एंड फॉलिक एसिड, ठीक है। तो फिनोबार्बिटोन कितना देना है, 60 to 180 mg डेली इन 2 to 3 डिवाइडेड डोजेस, ठीक है। 60 to 180 mg देना है डेली 2 से 3 बार दिन में, ठीक है। देन फिनाइटोइन वो 150 to 300 mg डेली इन द 2 डिवाइडेड डोजेस, इसको देना है 150 to 300 mg, इसमें दिन में 2 बार देना है सुबह शाम, ठीक है। देन कार्बामेजापिन को कितना देना है, 0.8 to 1.2 mg डेली इन डिवाइडेड डोजेस, ठीक है। देन द फिट्स आर कंट्रोल बाय, जो फिट्स आते हैं वो कैसे कंट्रोल हो सकते हैं, इंट्रावेनस डायजेपाम से, तो जिसको देना है हमको 10 से 20 mg, ठीक है। देन फॉलिक एसिड को 1 mg देना है, ये पूरा थ्रू आउट प्रेगनेंसी रहता है, ठीक है। तीनों ट्राइमेस्टर में फॉलिक एसिड चलता है 1 mg, ठीक है। देन ये था मैनेजमेंट। एंड नेक्स्ट मैनेजमेंट देखते हैं। एंड बिगनिंग 36 वीक्स एनी फिजिशियन
prescribe vitamin K 10 mg supplementation because AED therapy can lead to the vitamin K deficit hemorrhage of the newborn. Termination of the pregnancy may be the considered in the consultation with the neurologist. तो बिगनिंग में हम लोग को बिगनिंग एट द बिगनिंग, ठीक है, 36 वीक्स में फिजिशियन मतलब 36 वीक में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फिजिशियन से प्रिस्क्राइब लेना है कि विटामिन के का सप्लीमेंट दे। बिकॉज क्यों देना है, क्योंकि क्या होता है जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है वो क्या करता है, ये तो थेरेपी है, वो लीड टू विटामिन के डेफिशिएंसी हेमरेज, मतलब ये विटामिन के की डेफिशिएंसी करा देती है जिसके कारण बहुत ज़्यादा हेमरेज होता है। इसीलिए 36 वीक्स के बिगनिंग में ही हमको 10 mg विटामिन के का सप्लीमेंट देना है ताकि हेमरेज को ट्रीट कर सकें, ठीक है, ऑफ द न्यूबॉर्न, ठीक है, न्यूबॉर्न में। एंड द टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी में हैव द कंसिडर इज द कंसल्टेशन विद द न्यूरोलॉजिस्ट। और अगर इन केस अगर बहुत ज़्यादा हेमरेज हो रहा है तो बच्चे को भी अफेक्ट हो सकता है, तो इसके लिए अगर टर्मिनेट करना है प्रेगनेंसी को तो कंसल्टेट कर सकते हैं न्यूरोलॉजिस्ट से, ठीक है। देन है नेक्स्ट, देयर इज नो कंट्रा इंडिकेशन फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग। या अगर एपिलेप्टिक मदर है तो इसमें कोई कंट्रा इंडिकेशन नहीं है, क्योंकि ये जो ड्रग्स हैं वो भी मतलब मिल्क के थ्रू बेबी में पास नहीं होता है, ठीक है, तो एक कंट्रा इंडिकेशन नहीं है ब्रेस्ट फीडिंग का। देन द इन्फेंट में है बी ड्राउसी, रीएडजस्टमेंट ऑफ द एंटी कन्वर्जेंट डोजेज इज नेसेसरी। तो जो इन्फेंट होता है वो बहुत ज़्यादा ड्राउसी फील करता है और उसको रीएडजस्ट करना पड़ता है एंटी कन्वर्जेंट डोजेस के साथ, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। एंड टू ब्रिंग डाउन द डोज टू बी द प्री प्रेगनेंट लेवल बाय द 40 to 6 वीक्स। और ये जो डोजेस हैं एंटी कन्वर्जेंट ड्रग का, इसको पोस्टमार्टम के 4 to 6 वीक मतलब वही 1 से 1.5 महीने की बाद आफ्टर द डिलीवरी मतलब पोस्टमार्टम में ही इसको प्री प्रेग्नेंट स्टेट के लेवल में लाना है, जैसे कि मतलब इसके डोज को जितना हो सके उतना कम करना है, ठीक है। तो ये था हमारा मैनेजमेंट, तो ये था हमारा, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखे, देन इसका कॉजेज़ देखे, इसका सिम्टम्स देखे, देन इसका मैनेजमेंट देखे। तो ये था एपिलेप्सी इन प्रेगनेंसी। अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।